गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रंध्रों की गति यानी स्टोमेटल मूवमेंट, रंध्रों का खुलना व रंध्रों का बंद होना। बच्चों, आपको मालूम है प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि रंध्र क्या करते हैं, दिन के समय में रंध्र ओपन हो जाते हैं और रात के समय में रंध्र बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर। जो सकुलेंट प्लांट्स हैं, जीरोफाइट जो सकुलेंट प्लांट्स हैं जैसे ओपनशिया, इनमें बच्चों जो रंध्र हैं रात के समय में खुलते हैं। ये कुछ अपवाद हैं। इन अपवाद, इन एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी जितने भी प्लांट्स हैं उनमें रंध्र दिन के समय में खुलते हैं और रात के समय में बंद हो जाते हैं। तो बच्चों, ये जो रंध्र हैं, स्टोमेटा हैं, ये दिन के समय में कैसे खुलते हैं और कैसे ये रात के समय में बंद हो जाते हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको इसमें बताया था कि रंध्रों का खुलना व बंद होना ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, प्रासरणी सांद्रता के ऊपर, प्रासरणी दाब के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे कि मैंने आपको बताया था कि रंध्र की स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि दो गार्ड सेल होती हैं और गार्ड सेल को घेरे हुए एपिडर्मल सेल होती हैं। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। तो बच्चों, जो गार्ड सेल क्या करती हैं, वाटर की एंट्री होती है। क्यों होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। ठीक है। जो डीपीडी प्रवणता जिसको बोलते हैं उसके कारण। बच्चों, इसमें जब चेंज होता है तो गार्ड सेल के अंदर अपनी पास वाली सेल से वाटर एंट्री करता है और वाटर के एंट्री होने के कारण गार्ड सेल क्या करती हैं, फूल जाती हैं। बच्चों, गार्ड सेल की जो बाहरी भित्ति हैं वो थिन एंड इलास्टिक होती हैं और जो अंदर वाली भित्ति होती हैं वो थिक एंड नॉन इलास्टिक होती हैं। तो जैसे जैसे वाटर की एंट्री के कारण गार्ड सेल के अंदर वाटर एंट्री करेगा तो वो क्या है, फूलेगी। ठीक है, यानी सफेद अवस्था में आ जाएगी। सफेद अवस्था में आ जाएगा यानी अपने यूं कहें कि ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है। उसकी जो बाहर वाली जो भित्ति है, दबाव के कारण, अंदर अधिक दबाव के कारण उसकी जो बाहर वाली पतली भित्ति है वो बाहर की तरफ तनेगी, बाहर की तरफ तनेगी। तो अंदर वाली जो भित्ति है गार्ड सेल की, उसको वो बाहर की तरफ खींचेगी। ठीक है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ठीक है। तो इस समय स्टोमेटा जब ओपन होंगे तो इस समय जो गार्ड सेल हैं वे वाटर से पूरी तरह भरी हुई हैं। जल उनके अंदर पूरी तरह से भरा हुआ है। इसको बोलते हैं टर्गिड सेल, सफेद कोशिका, और या इसको बोलते हैं टर्गिडिटी, यानी गार्ड सेल किस अवस्था में है, सफेद अवस्था में है, टर्गिडिटी है। ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, वापिस वही ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज होगा, डीपीडी में चेंज होगा। तो गार्ड सेल के अंदर का जो वाटर है वो पास वाली सेल के अंदर चला जाएगा, यानी गार्ड सेल के अंदर से वाटर बाहर निकलकर पास वाली सेल से एपिडर्मल सेल में चला जाएगा। तो जैसे जैसे वाटर अंदर से बाहर निकलेगा, जो गार्ड सेल हैं वे धीरे धीरे खाली होना स्टार्ट हो जाएंगी, रिक्त होना स्टार्ट हो जाएंगी, ऑस्मोटिक प्रेशर उनका कम हो जाएगा, डीपीडी भी उनकी कम हो जाए। तो बच्चों, उसमें क्या है कि वो सेल जो है फ्लैसिड हो जाएंगी और फ्लैसिड हो जाएंगी। फ्लैसिड होने के कारण जो गार्ड सेल हैं अपनी पुनः अपनी प्रारंभिक स्टेज में आ जाती हैं और जो स्टोमेटा हैं वे क्या हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों, जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, रंध्रों का बंद होना व खुलना, इस प्रोसेस को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, जिनको अपने वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे जो पहला मत है वो है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले जो मत प्रस्तुत हुआ वो है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, या इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन थ्योरी। एक ही बात है, क्या मतलब है कि स्टार्च और शुगर आपस में इंटर कन्वर्जन होते हैं, एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं। स्टार्च शुगर में रूपांतरित हो जाएगा, शुगर वापिस स्टार्च में रूपांतरित हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन थ्योरी, या इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। बच्चों, यह जो थ्योरी है, यह जो मत है, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया?
जेडी सायरे इन 1926 में 1926 में जेडी सायरे साइंटिस्ट ने स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जो थ्योरी है मत है वह प्रस्तुत की। एक और साइंटिस्ट था लॉयड। बच्चों लॉयड ने यह बताया कि जो शुगर है, लॉयड ने यह बताया कि जो गार्ड सेल के अंदर जो शुगर है वो दिन के समय बढ़ती है और रात के समय स्टार्च बढ़ती है, दोनों ही यहाँ पर अलग अलग हैं। लॉयड ने यह बताया कि गार्ड सेल के अंदर जो शुगर है वो तो दिन के समय बढ़ती है और जो स्टार्च है वो इन नाइट रात के समय बढ़ती हैं। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन किसने किया? जेडी सायरे ने एक्सप्लेन किया। ठीक है बच्चों, एक साइंटिस्ट और था, इसको बोलते हैं यिन एंड टंग। इन्होंने क्या बताया कि जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर पहले से ही प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिलेज एंजाइम, बच्चों एक प्रकार का ये एंजाइम है जो किन में मिलता है? गार्ड सेल। GC स्टैंड फॉर गार्ड सेल। यहाँ मैं शॉर्टकट में इसको गार्ड सेल को जो रक्षक कोशिकाएं, जो द्वार कोशिकाएं हैं उनको मैं GC से शो करूँगा। ठीक है, तो लॉयड ने क्या बताया कि गार्ड सेल के अंदर पहले से ही क्या प्रेजेंट रहता है? फास्फोरिलेज एंजाइम मिलता है। ठीक है, अब बच्चों आप देखो कि दिन के समय और रात के समय, देखो दिन के समय कैसे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और रात के समय जैसे ही नाइट होती है कैसे जो स्टोमेटा है वे क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों दिन के समय क्या होता है, आपको मालूम है कि दिन के समय क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? रॉ मटेरियल जो फूड बनता है, जो भोजन बनता है, उसकी कच्ची सामग्री क्या है? जैसे CO2, जैसे वाटर। बच्चों ये दोनों क्या है? रॉ मटेरियल हैं। ठीक है, और इनकी हेल्प से दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा फूड सिंथेसिस होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो दिन के समय जो CO2 है उसको कंज्यूम कर लिया जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो रुक जाती है। बच्चों रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों समय चलता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस हमेशा दिन के समय ही टेक प्लेस होता है, दिन के समय ही होता है। उसको सनलाइट की आवश्यकता होती है। जैसे ही रात हुई फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है, रात के समय भोजन का निर्माण नहीं होता। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो दिन के समय जैसे स्टोमेटा ओपन, दिन के समय क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। बच्चों फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है? CO2 एंड वाटर। तो CO2 का अधिक से अधिक क्या होगा? यहाँ पर यूटिलाइज होगा, अवशोषण होगा। तो CO2 क्या है? इसकी जो सेल है उनके अंदर जो CO2 है वो क्या है? कम हो जाती है। CO2 कम हो जाती है, CO2 कम होगी तो बच्चों यहाँ पर जो pH है वो बढ़ जाती है। CO2 कम होगी तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ CO2 डाउन, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस CO2 कम हो जाती है। जैसे ही CO2 दिन के समय घटेगी बच्चों जो सेल का pH है वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही सेल का pH बढ़ेगा, ठीक है, जो फॉस्फोरिलेज एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाता है, ये सक्रिय हो जाता है। बच्चों फॉस्फोरिलेज एंजाइम बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है। यहाँ पर क्या काम करता है? स्टार्च को क्या करता है? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जो फॉस्फोरिलेज एंजाइम है pH बढ़ने के कारण ये एक्टिवेट हो जाता है। अब यह अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। बच्चों काम क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में यानी कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। बच्चों जो ग्लूकोज है आपको मालूम है, जो ग्लूकोज है वाटर के अंदर, जल के अंदर घुलनशील है। तो गार्ड सेल के अंदर जैसे ही ग्लूकोज बनना स्टार्ट होगा तुरंत वाटर के अंदर ये घुलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि शुगर यानी ग्लूकोज क्या है? जल के अंदर घुलनशील है, सोल्यूबल है।
तो बच्चों जैसे जैसे जल के अंदर ये घुलेगी तो जल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगी, जल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज, यानी उनकी जो सांद्रता है वो बढ़ती जाएगी। बच्चों सांद्रता बढ़ती जाएगी तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी उसका लो हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी उसका क्या हो जाता है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी उनका हाई हो जाता है। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और उनकी डीपीडी भी बढ़ती जाएगी। बच्चों जब डीपीडी उनकी बढ़ेगी, गार्ड सेल की सांद्रता बढ़ेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, डीपीडी बढ़ेगी। बच्चों जब ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी दोनों बढ़ेगी तो गार्ड सेल के पास वाली जो सेल है एपिडर्मल सेल, वहां से जो वाटर है गार्ड सेल के अंदर एंट्री करेगा। एंट्री क्यों करेगा, मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, बच्चों कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जल के अणु गति करते हैं, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ जल के अणु गति करते हैं। सिर्फ ये कोशिकाओं के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी में जितना अंतर होगा जल के अणुओं की मूवमेंट उतनी ही तेजी के साथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पास वाली यानी एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल के अंदर वाटर जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वाटर अंदर आएगा तो सेल क्या है, वाटर को स्टोर संचय होने के कारण सेल क्या है, फूल जाएगी। जो गार्ड सेल है वे फूल जाती हैं, तन जाती हैं, यहाँ टर्गिड हो जाती हैं यानी सफेद हो जाती हैं। जैसे आप हवा से गुब्बारे को फुला देते हो, ठीक है, हवा से गुब्बारे को फुला देते हो, वैसे ही गार्ड सेल के अंदर जो वाटर है वो अंदर आने की वजह से गार्ड सेल फूल जाती हैं। बच्चों गार्ड सेल फूल जाती हैं तो अंदर का जो प्रेशर है वो बाहरी वॉल के ऊपर पड़ता है। बाहरी वॉल यहाँ पर पतली भित्ति वाली होती हैं और लचकदार होती हैं, बाहर की तरफ तनेगी। बाहर की तरफ तनेगी तो अंदर वाली जो गार्ड सेल की भित्ति है वो मोटी थिक होती हैं और नॉन इलास्टिक होती हैं, तो वो बाहर की तरफ ऑटोमेटिक क्या है, खिंचती चली जाएगी। और जो स्टोमेटा है वे क्या है, यूं खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और ये दिन के समय होता है। ठीक है बच्चों, अब रात के समय क्या होगा, मैंने आपको बताया था रात के समय फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया नहीं होती, भोजन का संश्लेषण नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेशन, श्वसन दिन और रात दोनों के समय होता रहता है। बच्चों रात में जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो चलता रहेगा लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस का काम क्या है, CO2 को कंज्यूम करना, CO2 का उपभोग करना और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना। लेकिन रात के समय फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो रुक जाती है लेकिन रेस्पिरेशन, श्वसन लगातार चलता रहता है और श्वसन के दौरान CO2 निकलती है। बच्चों वो जो CO2 निकलती है, ठीक है, तो वो CO2 कहीं ना कहीं तो इकट्ठी होगी। सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वहाँ पर जो CO2 है वो एक्यूमुलेट होती रहती है। बच्चों जब CO2 यहाँ एक्यूमुलेट होगी, स्टोर होगी, तो वो क्या करेगी, pH को क्या करेगी, pH को घटा देती है। जैसे जैसे रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से उसका यूज नहीं होगा, CO2 स्टोर होती जाएगी, CO2 बढ़ती जाएगी, तो pH घटता जाएगा। pH घटता जाएगा तो जो फॉस्फोरिलेज एंजाइम है ये धीरे धीरे अक्रियाशील होता जाएगा। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, स्टार्च में चेंज हो जाएगा। स्टार्च में चेंज होगा तो बच्चों स्टार्च आपको मालूम है, स्टार्च को मंड बोलते हैं। मंड यानी स्टार्च यहाँ पर वाटर के अंदर घुलता नहीं, इनसोल्यूबल है, स्टार्च जल के अंदर अघुलनशील है। ठीक है, तो स्टार्च वाटर के अंदर घुलेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, जो गार्ड सेल के अंदर जो वाटर है वो वापिस ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी में अंतर होने की वजह से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। बाहर किस तरफ निकलेगा, एपिडर्मल सेल की तरफ निकलेगा, यानी वाटर जो है
गार्ड सेल के अंदर से बाहर निकलना स्टार्ट होगा। जब बच्चों बाहर निकलेगा, बैलून के अंदर से हवा बाहर निकलेगी तो बैलून क्या है, वापिस अपने साइज में आना स्टार्ट हो जाता है, यानी पिचक जाता है। तो गार्ड सेल के अंदर से वाटर बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल है रिक्त हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी। फ्लैसिड होंगी तो जो उसकी तनी हुई दोनों जो वॉल हैं, भित्तियां हैं गार्ड सेल की, वो वापिस अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाती हैं और जो रंध्र हैं रात के समय यहाँ पर बंद हो जाते हैं। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये देखो, जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ेगी और यही कारण है CO2 बढ़ेगी तो pH इसका कम होगा। ठीक है, pH कम होगा तो सारी रिएक्शंस क्या है, रिवर्स होगी, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापिस स्टार्च के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों रात के समय स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और दिन के समय स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं।